दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल IG हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक शेर अर्ज है, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए और ज़िंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए। मैं तो तलाश करता हूँ ऐसे मौके दोस्तों कि मेरी ज़िंदगी भी किसी के काम आ जाए। हिंदी काव्य शास्त्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, काव्य शास्त्र पर आप ने पहले के वीडियो में काव्य हेतु वाले वीडियो को आपने देखा होगा। आज अपन काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन पर चर्चा करने वाले हैं। काव्य शास्त्र के काव्य प्रयोजन पर आज चर्चा करने वाले हैं। क्या है काव्य प्रयोजन? प्रतियोगिता परीक्षा व स्कूली परीक्षा में कहाँ से प्रश्न काव्य प्रयोजन से बनेगा, इस पर संपूर्ण व्यवस्थित रूप से सरलता से समझने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें और पसंद आने पर लाइक कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, चलते हैं। आज अपन हिंदी काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन पर चर्चा करने वाले हैं। क्या है काव्य प्रयोजन? देखो, हर व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कोई न कोई प्रयोजन या उद्देश्य को लेके करता है। बिना उद्देश्य के मूर्ख व्यक्ति भी कदम आगे नहीं बढ़ाता है। तो काव्य का प्रयोजन यानी काव्य के उद्देश्य क्या है, इसको सरलता से अपन अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखो, चलते हैं व्यवस्थित रूप से, ध्यान से देखें। काव्य शास्त्र में से काव्य शास्त्र को मोटे रूप से जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकता है, पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और अभी और बता रहा हूँ। एक होता है काव्य हेतु, जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया था। इससे पहले के काव्य शास्त्र वाले आप जरूर देखें। हेतु का शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो वो होता है कारण, यानी काव्य का कारण क्या है, किस कारण से कोई कवि काव्य लिखता है। तो आपने देखा होगा यश प्राप्ति के लिए, ठीक है, और अर्थ प्राप्ति के लिए, और बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जिस उद्देश्य से या जिस कारणों से काव्य का रचना की जाती है। आज के वीडियो में अपन काव्य प्रयोजन पर चर्चा करने वाले हैं। किस पर? काव्य प्रयोजन पर। इसको ध्यान से देखें। आज के इस वीडियो में आपको मैं काव्य प्रयोजन व्यवस्थित रूप से सरलता से समझाने वाला हूँ। अगर प्रयोजन का भी शाब्दिक अर्थ लिया जाए, जैसा कि मैं हर वीडियो में लेता हूँ, पहला शाब्दिक अर्थ लेता हूँ, तो प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो वो हो जाएगा उद्देश्य। क्या हो जाता है? उद्देश्य। यानी हर कोई व्यक्ति कोई न कोई उद्देश्य लेकर ही कार्य करता है। अब जैसे आप देख रहे हो, मेरा उद्देश्य क्या है, आपको हिंदी काव्य शास्त्र में और हिंदी में व्यवस्थित रूप से हर प्रकार की जानकारी प्रदान करनी, और बदले में आप सब समझते हो अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मुझे अर्थ की प्राप्ति भी होगी। तो ये उद्देश्य होता है मेरा चैनल का। और काव्य का प्रयोजन यानी काव्य के उद्देश्य, काव्य की क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से कोई कवि काव्य लिखता है, इस पर अपन व्यवस्थित रूप से चर्चा करने वाले हैं। इसमें आप देखोगे आचार्य मम्मट का, संस्कृत आचार्य मम्मट है, इन्होंने काव्य प्रयोजन के बारे में बहुत ही शानदार ढंग से व्यवस्थित रूप से बताया है, और अधिकतर परीक्षा से यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांस होते हैं। तीसरा टॉपिक है काव्य शास्त्र में काव्य के लक्षण, यानी काव्य के क्या क्या लक्षण होते हैं, काव्य के लक्षण। इस प्रकार से अपन इस वीडियो में काव्य प्रयोजन पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं ले लेंगे अपन, शाब्दिक अर्थ ले लेंगे, और 3 प्रकार की कैटेगरी लेके अपन चलेंगे। संस्कृत आचार्य द्वारा दिए गई परिभाषाएं काव्य प्रयोजन की, संस्कृत आचार्य द्वारा जो जो परिभाषाएं दी है उस पर अपन अध्ययन करेंगे। दूसरा अपन अध्ययन करने वाले हैं
आदिकाल नहीं रीतिकाल और आधुनिक काल के प्रमुख कवियों द्वारा काव्य प्रयोजन पर दी गई परिभाषा है, जिसमें अपन तुलसीदास भी लेंगे। तुलसीदास जी ने काव्य प्रयोजन के बारे में क्या बताया है और इनको व्यवस्थित रूप से अपन समझने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आगे काव्य प्रयोजन को। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले अपन ले रहे हैं संस्कृत आचार्यों द्वारा दी गई परिभाषा। संस्कृत आचार्यों ने जो परिभाषाएं दी है काव्य प्रयोजन की, मैंने आपको बता दिया काव्य प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ लिया जाएगा क्या होगा, काव्य का उद्देश्य। किस उद्देश्य से कोई कवि काव्य रचना करता है, तो इसमें सबसे पहले परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा काव्य प्रयोजन का सबसे पहले वर्णन कहाँ हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाट्य या जिसे कह सकते हैं काव्य के बारे में बताते हुए क्या कहा है, धर्म यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोको उपदेश जनन नाट्य मेदत भविष्यति। इनको आप याद रखना बहुत ज़रूरी है, परीक्षा में सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न बनने वाला है। तो ध्यान रखें आप, धर्म यशस्य आयुष्य हितम, बस इतनी सी लाइन आप याद रखोगे। ध्यान रखना ये आचार्य भरत मुनि की है, ठीक है। इसमें ये काव्य प्रयोजन पर चर्चा करते हुए क्या बता रहे हैं कि नाट्य या काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं, 6 प्रयोजन बता रहे हैं। कौन कौन से बता रहे हैं, तो काव्य प्रयोजन बता रहे हैं, ये कह रहे हैं धर्म, सीधा कह रहा है धर्म। कोई कवि या रचनाकार काव्य की रचना कब करेगा, धार्मिकता के लिए, धर्म के लिए। दूसरा, यश प्राप्त करने के लिए, जगत में संसार में उसका यशोगान हो, आयु के लिए, और हित भला, जैसा कि इसमें सीधा धर्म यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम, बुद्धि के विकास के लिए के भी काव्य रचा जाता है। और लौकिक ज्ञान यानी लोक उपदेश, इस प्रकार से परीक्षा में यदि प्रश्न आ जाए, आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं, अगर परिभाषा पूछ ली जाए तो ये है, याद रखें। लेकिन इन्होंने 6 प्रयोजन बताए हैं। और सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर चर्चा करने वाले हैं आचार्य भरत मुनि। इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक या काव्य के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करते हुए, इस प्रकार से परिभाषा देते हुए 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, आनंद या इनकी एक कमी भी दृष्टिगोचर होती है आचार्य भरत मुनि की। इन्होंने 6 बताए, अच्छी बात है, 6 काव्य प्रयोजन बताए, लेकिन आनंद या रस का अभाव, इसको याद रखें। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बनता है, आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा, आचार्य भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र में 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं, उसमें से किस की कमी खलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा आनंद या रस का अभाव है इसमें। इन्होंने आनंद या रस का कई विवेचन नहीं किया। आप देख लो, धर्म का कर दिया, यश, आयु, हित, बुद्धि का विकास, लौकिक ज्ञान, लोकोपदेश, इन सब का वर्णन कर दिया। लेकिन आनंद या रस का, ये याद रखें आप, आचार्य भरत मुनि ने आनंद या रस का विवेचन काव्य प्रयोजन में कहीं नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़े। आचार्य भरत मुनि की सर्वप्रथम संस्कृत आचार्यों में से विवेचन कर लिया अपन ने। आपको ये परिभाषा याद रखनी है, सीधी सीधी परीक्षा में आएगी। धर्म यशस्य आयुष्य हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य में तद भविष्यति। ठीक है, चलो आगे। आगे अपन आचार्य मम्मट, इसको आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न बनेगा और बहुत ही शानदार काव्य प्रयोजन इन्होंने बताया है। और सीधी सीधी परिभाषा भी इनकी काव्य प्रयोजन में कई बार पूछी जा चुकी है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या
असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ध्यान रखें आप, इनकी सर्वमान्य काव्य प्रयोजन की परिभाषा है, इसे ध्यान रखें। ठीक है, ये काव्य प्रयोजन के बारे में अपने ग्रंथ भी साथ याद रखें। काव्य प्रकाश पर काव्य प्रयोजन के बारे में चर्चा करते हुए क्या कहते हैं? काव्य यशस्वी अर्थकृते विवार विदे शिवे तर्षते सद्य पर निर्वते कांता शमित तो उपदेशी युजे। ठीक है, तो याद रखें, काव्य यशस्वी अर्थकृते, इतना सा ध्यान रखें आप, ये मम्मट की है, ये सीधी सीधी पूछी जाएगी परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो आचार्य मम्मट काव्य प्रयोजन पर चर्चा करते हुए क्या कह रहे हैं कि काव्य यशस्वी अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तर्षते सद्य पर निर्वते कांता समित योपदेशे युजे। यानी कोई कवि या रचनाकार काव्य की रचना कब करेगा, काव्य का उद्देश्य उसका क्या रहेगा? एक तो रहेगा यश प्राप्ति, जैसे कि हर कवि ने या रचनाकार या संस्कृत आचार्यों ने बताया है, यश को प्रमुखता दी है। लेकिन ये सर्वमान्य काव्य प्रयोजन की परिभाषा है, तो इनको व्यवस्थित आप एक बार जरूर देख लें। तो यश प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ हिंदी काव्य शास्त्र पर, तो कुछ आशा मुझे है, क्या है कि मुझे यश की प्राप्ति होगी। ठीक है, मेरा जो जान पहचान का एक निश्चित एरिया है उससे मैं बाहर निकलूँगा और लंबे दूरी तक लोग मुझे पहचानने लगेंगे, तो यश की प्राप्ति भी होगी। अर्थ की प्राप्ति तो होगी, आप समझते हो सब। ठीक है, और लोक व्यवहार का ज्ञान, यदि कोई काव्य लिखेगा तो उसको लोक में विचरण करना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या चाहते हैं लोग, तो लोक व्यवहार का ज्ञान होगा। बहुत ही अच्छी परिभाषा आचार्य मम्मट ने दी है और बहुत ही शानदार रूप से काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजन को समझाया है। तो मैं कह रहा हूँ आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखें। ठीक है, अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल के लिए भी काव्य रचा जाता है। जैसा कि आपने मालूम होगा, आचार्य तुलसी ने हनुमान बहुलक रचना अपने बाहु की पीड़ा को कम करने के लिए भी की थी। तो अनिष्ट के निवारण या लोक मंगल के लिए भी काव्य रचा जाता है। ठीक है, फिर काव्य आत्म शांति के लिए भी रचा जाता है। ठीक है, यश प्राप्ति, ये आ गया यश। अर्थ कितने, अर्थ की प्राप्ति आ गई। व्यवहार विदे यानी लोक व्यवहार का ज्ञान आ गया। शिवतर सतह, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल, या आप इसको लिख दो लोक मंगल। लोक मंगल के लिए भी काव्य रचा जाता है। पर निर्वते कांता समित, इसको अच्छी तरह से समझो, परदेश युजे, यानी कांता समित उपदेश, यानी पत्नी के सम्मान मधुर उपदेश देना। जैसा कि बिहारी ने जय सिंह को, आपको वो दोहा याद हो तो, काव्य रचना में एक दोहा रचा था। जब बिहारी जी जयपुर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि राजा जी तो अपनी नवद्या रानी के मोह पास में फंसे हुए राजपाट को भूल गए हैं। तब बिहारी जी एक दोहा रच के उनके पास भेजते हैं। ये वही है कांता समित उपदेश, यानी पत्नी के समान मधुर उपदेश देना। यानी अगले को लगना नहीं चाहिए कि मुझे उपदेश दिया जा रहा है। नई पराग नई मधुर मधु, नई विकास ई काल, अली कली ही सो बंदियो, आगे कौन हवाल। समझ गया? तो कांता समित उपदेश भी के लिए काव्य रचा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखें अच्छी तरह से। सबसे पहले आपको परिभाषा याद रखनी है। काव्य यशस्से अर्थ कृते व्यवहार विदेशी वे तरसते सद्य पर निर्वते कांता समित उपदेश
कांता समित, कांता या स्त्री के लिए आया है, पत्नी के लिए आया है। पत्नी के समान मधुर उपदेश देकर किसी को कार्य के पथ से विमुक्त हो गया है तो उसको कार्य पर वापस लाना। जैसे बिहारी ने जयसिंह के बारे में कहा था और एक दोहा रचा था, नई पराग नई मधुर मधुर नई विकासी काल, अली कली हीशो बंदियो आगे कौन हवाल। आगे बढ़े, मोमेंट का समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो आप, आचार्य भामा, भामा का ग्रंथ का नाम भी याद रखें, काव्य अलंकार। इस पर ये काव्य प्रयोजन पर चर्चा करते हुए इस ग्रंथ के अंतर्गत क्या बता रहे, धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैचर्षण्य कलाशु च करोति कीर्ति पितनिज साधु काव्य निबंधनम। ठीक है, यानी काव्य अलंकार में अपने ग्रंथ में काव्य प्रयोजन पर चर्चा करते हुए इस प्रकार से परिभाषा दे रहे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष क्या है, इसके ध्यान रखना है। चार पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ। तो ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न बनेगा, आचार्य भामा ने या चार पुरुषार्थ पर काव्य प्रयोजन के बारे में चर्चा किसने की है, तो आप ध्यान रखना, भामा ने। संस्कृत आचार्य भामा ने चार पुरुषार्थ पर चर्चा की है और काव्य प्रयोजन बताया है, ये भी याद रखें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, तो ध्यान रखें आप। चार पुरुषार्थ पर चर्चा करने वाले कौन है, आचार्य भामा। इनके ग्रंथ का नाम क्या है, ध्यान रखें, काव्य अलंकार ग्रंथ, जिस पर यह चर्चा करते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष वैचर्षण्य कलाशु च करोति कीर्ति, इनको अच्छी तरह से पितृनज साधु काव्य निबंधनम, इसको अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पीर्ति का मतलब है आनंद, क्या मतलब हो जाएगा, आनंद। ठीक है, और कीर्ति का मतलब तो आपको मालूम है यश, तो ध्यान रखना है। तो तीन प्रकार से काव्य प्रयोजन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, एक तो पुरुषार्थ चतुर्थ मैंने बता दिया, चार पुरुषार्थ पर चर्चा करने वाले काव्य प्रयोजन की कौन है, आचार्य भामा। याद रखना, सीधा सीधा प्रश्न बनेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई काव्य रचा जाता है, काव्य का उद्देश्य होता है कलाओं में निपुणता। ठीक है, वैचर्षण्य कलासु च, यानी कलाओं में निपुणता, कीर्ति यश की प्राप्ति के लिए और कीर्ति आनंद की प्राप्ति के लिए भी काव्य रचा जाता है। ठीक है, तो ये उद्देश्य हो गया, समझ में आ गया। यहाँ से जो सीधा सीधा प्रश्न बनेगा आचार्य भामा में से, वो आपको सीधा पूछेगा चार पुरुषार्थ की चर्चा किसने की है, चार पुरुषार्थ की चर्चा काव्य प्रयोजन के बारे में किसने की है, तो आपका आंसर हो जाएगा आचार्य भामा ने। आगे बढ़े, चलो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हिंदी साहित्यकारों के अनुसार थोड़ा सा देख लेते हैं, जहाँ से अधिकतर प्रश्न बनता है। तो हिंदी साहित्यकारों के अनुसार देखो, सबसे पहले मैंने लिया है तुलसीदास। ठीक है, राम काव्य धारा भक्ति काल में, सगुण काव्य धारा में, ठीक है ना, राम काव्य धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि तुलसीदास से अपन शुरू करते हैं। ये काव्य प्रयोजन पर चर्चा करते हुए क्या कहते हैं, काव्य स्वांत सुकाय तुलसी रघुनाथ गाता। यानी स्वांत सुकाय को काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है इन्होंने, साथ में लोक मंगल की कामना भी की है। तो ध्यान रखें, स्वांत सुकाय, यहां से प्रश्न बनेगा, स्वांत सुकाय काव्य प्रयोजन किसने बताया है, तो आपका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि तुलसीदास। ठीक है, ये कह रहे हैं स्वांत सुकाय तुलसी रघुनाथ गाता। फिर आगे बढ़ते हैं, इन्होंने स्वांत सुकाय को काव्य का प्रमुख और लोक मंगल की भावना का विवेचन किया। आगे चले, फिर दूसरा प्रमुख मैथिली चरण गुप्त को ले लेते हैं अपन। इन्होंने
इनकी परिभाषा भी सीधी सीधी कई बार पूछी जाती है। ये क्या कहते हैं, केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। तो इन्होंने दो माने हैं, एक तो मनोरंजन भी होना चाहिए लेकिन साथ में उचित उपदेश भी होना चाहिए। तो ये परिभाषा आप ध्यान रखें, मैथिली चरण गुप्त की सीधी सीधी पूछी जाती है। आपको ये परिभाषा दे देंगे, केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। ये परिभाषा है काव्य प्रयोजन की किसने दी, तो आपका आंसर हो जाएगा मैथिली चरण गुप्त। स्वांत सुखाय की चर्चा कौन कर रहे हैं, तो तुलसीदास। आगे बढ़े, चलो आगे देख लेते हैं अपन देव कवि, रीतिकालीन काव्य धारा के प्रमुख कवि। ये क्या कह रहे हैं, रत्न गर धर वर धाम धन, रत्न गर वर धाम धन। ये कहते हैं संसार में न तो घर रहेगा, न वर रहेगा, न दाम रहेगा, न धन रहेगा, न रहेगा तरुवर सरवर कूप। जस शरीर जग में अमर, वही शरीर जग में अमर रहेगा। भव्य काव्य रस रूप, जिसने काव्य का सुंदर रचना की है, उस शरीर को जग में यश की प्राप्ति होगी। ठीक है, यश को, तो ये यश को सर्वोत्तम काव्य प्रयोजन मानते हैं। ये कहते हैं जगत में, संसार में न तो घर रहेगा, न वर रहेगा, न दाम रहेगा, न धन रहेगा, न तरुवर या तालाब सरोवर और कूप रहेगा। जस शरीर जग में अमर, वही शरीर जग में अमर रहेगा। जिसने भव्य काव्य रस रूप भव्य काव्य की रचना की है, वो शरीर जग में अमर रहेगा। तो ये सीधी सीधी अच्छी परिभाषा बन रही थी, मैंने ले ली है, तो ध्यान रखें। देव कवि ने, रीतिकालीन कवि ने, रत्न गर वर दाम धन तरुवर सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। ठीक है, आगे देखे। आगे कवि कुलपति की भी परिभाषा अधिकतर परीक्षा में पूछ ली जाती है, तो देखे इसको। ये क्या कह रहे हैं, जस संपत्ति आनंद अति दुर्गित दारे खोई, होत कवित ते चतुरई जगत राग बस होई। जस संपत्ति आनंद अति दुरितन डारे खोई, होत कवित ते चतुरई जगत राग बस होई। यानी यश, संपत्ति, आनंद, संकट, दुर्गति, डारे खोई, यानी संकट दूर होते हैं किससे, काव्य रचना से यश की प्राप्ति होती है, संपत्ति बढ़ती है, आनंद की प्राप्ति होती है और संकट दूर होते हैं। ये कौन कह रहे हैं, कुलपति, कवि कुलपति जी कह रहे हैं। और होत कवित ते चतुराई, यानी चतुरता, यानी लोक व्यवहार का ज्ञान होता है काव्य की रचना करने से। और जगत राग बस होई, जगत राग बस होई, यानी लोग वशीभूत हो जाते हैं। यदि आपका काव्य अच्छा होगा तो लोग वशीभूत हो जाते हैं। ये भी काव्य का प्रयोजन होता है। आगे बढ़े, चलो थोड़ा सा काव्य प्रयोजन का और देख लेते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, इनकी भी परिभाषा अधिकतर परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो देखो, ये कह रहे आचार्य, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटने वाले, हिंदी साहित्य का प्रमुखता से विवेचन करने वाले आलोचनात्मक समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी काव्य प्रयोजन पर चर्चा करते हुए क्या कह रहे हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। कि क्या है काव्य प्रयोजन, अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करना, जो मार्मिक पक्ष है उनको सामने लाना और मनुष्य हृदय में सामंजस्य आपस में उपस्थित करना, ये इनका काव्य उद्देश्य मानते हैं। ये सीधा सीधा पूछ लेते हैं परीक्षा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से मानते हैं, लोक मंगल की साधना अवस्था को, इसे याद रखें, और रसानुभूति, ये इंपॉर्टेंट है।
सीधा सीधा परिभाषा पूछेगा या कौन से काव्य प्रयोजन माने हैं, तो आपको ध्यान रखना है 2 माने लोक मंगल की साधना अवस्था और दूसरा रसानुभूति को इन्होंने प्रमुख काव्य प्रयोजन माना है। ठीक है, अंतिम एक और ले लेते हैं हिंदी आचार्यों में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र के प्रमुख आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये क्या कहते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। मनुष्य जाति का हित की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कह रहे हैं मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, यानी मनुष्य जाति का हित साधने यानी एकमात्र काव्य प्रयोजन इन्होंने माना है। इस प्रकार से आज अपन इस काव्य प्रयोजन पर चर्चा की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें सब्सक्राइब। आगे अगले वीडियो में अपन काव्य लक्षण के बारे में व्यवस्थित रूप से चर्चा करने वाले हैं, ताकि काव्य शास्त्र का जो प्रमुख रूप से 3 टॉपिक है काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण वो पूरा हो सके। धन्यवाद दोस्तों।